करो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मेरे सारे क्लास के लोग? ठीक है, सब ठीक है अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे लिए जी। वाओ, थैंक यू गाइस। कैसे हो सब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े सैड लग रहे हैं सब। जाने का टाइम हो गया है। हाँ, इसलिए। रौनक बहुत चली गई है घर में। कौन थी रौनक? मतलब ऐसा लग रहा है आज जैसे बिल्कुल ही एक ऐसा दिन है बिल्कुल ठहरा हुआ। क्यों? मतलब कोई तंग करने वाला नहीं है जिसको हम नोटिस करें कुछ गलत कर रहा है, कुछ ऐसा सिचुएशन। क्या तुम लोग किसी हाल में खुश नहीं हो? एंटरटेनमेंट चली गई। हाँ, कौन खुश है? माज। माज को सुकून चाहिए। मिल गया सुकून? सुकून पहले था, बाकियों को नहीं था, अब बाकियों को भी सुकून है और मुझे भी सुकून है। कोई ऐसा है जिसको सुकून अभी तक नहीं मिल रहा? नहीं, सब सुकून में। ज्यादा सुकून भी बहुत बुरा लगता है कभी कभी। लाइबा मैं तो बहुत सेट हो? जी हाँ। की बात है सेमीफाइनल के बाद जो एक इमोशनल that is temporary thing but deep down I'm in peace. I'm happy. Yeah. सुकून है जैसे था पहले जैसा ही है, मैं नहीं तो पहले जैसा है, nothing changed. अच्छा। और ईमान, हाउस इट गोइंग? गुड। या ग्रेट ग्रेट गाइस। चलो फिर कुछ बातें करते हैं आज। मैंने कहा चलो लेट्स गेट टू नो ईच अदर अ लिटिल मोर, है ना? और जो लोग देख रहे हैं तुम लोगों को, उनको भी कुछ ज़्यादा पता चले कि अंदर क्या है, जर्नीज़ क्या हैं सबके। तो इस घर के अलावा या कोई भी अपनी कोई बात लोग शेयर करना चाहें कि ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है, या कोई ऐसा मोमेंट आया या कोई ऐसा एक्सपीरियंस था या फेज़ था जिसकी वजह से कोई ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ आई, या अपने बारे में कुछ सीखा। मतलब अपने बारे में तो रोज़ ही सीख रहे होते हैं, बट सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम मिला, या फिर कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट जिसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट आया ज़िंदगी पे। जिस तरह उस दिन मीर हमज़ा ने जाने से पहले शेयर किया कि उसके अब्बू की डेथ हो गई थी और अम्मी ने अकेले पाला उसको, एंड तो वो थोड़ा इमोशनल मोमेंट था उसके लिए। आई थिंक बहुत ज़्यादा, और खैर जा भी रहा था, बट आई थिंक दूसरे लोग भी कुछ इमोशनल हो रहे थे ये सुन के। सो मैं शुरू करती हूँ, मैं शेयर करती हूँ अपने बारे में कुछ। आई थिंक तुम लोग जानते ही होगे थोड़ा बहुत मेरी ज़िंदगी। नहीं जानते हैं लेकिन सॉरी, खूबसूरत के नाम से तो हर कोई जानता है, लेकिन खूबसूरत के बारे में इतना नहीं जानते। नहीं जानते? हाँ, इतना नहीं। रियली? अच्छा, चलो मैं बताती हूँ। वैसे तो मैं बहुत आई थिंक खुल के बोलती हूँ अपने इंटरव्यूज़ में और अपने जितने भी पॉडकास्ट में भी मैंने आई थिंक लंबी वो जो पॉडकास्ट होती हैं जिनमें आपको मौका मिलता है खुल के बात करने का, या कोई आर्टिकल्स होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं। सो आई ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। इसलिए नहीं कि मैं विक्टिम लगूँ या लगे कि हाय बड़ी ज़िंदगी मुश्किल थी, वो थी, बट जस्ट टू मे बी कोई इंस्पायर हो इस बात से कि ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं और आप किस तरह उनका सामना करते हैं, और आप देयर इज़ ऑलवेज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और हर चीज़ में कुछ ना कुछ, हर मोमेंट में, हर टाइम में शुक्र करने के लिए कुछ ना कुछ होता है। ये खैर मैंने लेटर ऑन सीखा कि ग्रैटिट्यूड किस तरह आपकी पूरी ज़िंदगी को बदलता है, और कि बस सब्र और शुक्र जो हम बचपन में सुनते थे लेकिन समझ नहीं आती थी कि इसका मतलब क्या है, तो वो बाद में समझ आई कि उससे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी मेंटल स्टेट पे और आपकी ज़िंदगी पे। सो मैं 1.5 साल की थी जब मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। हाँ, और मेरी अम्मी जो हैं वो बिल्कुल अकेली थी, सिंगल मदर थी और अभी भी हैं। उन्होंने फिर से शादी नहीं की। वो 30 साल की थी जब विडो हो गई, और मैं और मेरा एक भाई है, हम दोनों और वो थे बस। भाई मेरा मुझसे 1.5 साल बड़ा है। और जब डेथ हुई तो जो फैमिली अब्बू की साइड की भी थी, उन्होंने फाइनेंशियली बिल्कुल सपोर्ट नहीं की, हेल्प नहीं किया। अब्बू वाज अ मेजर शेयर होल्डर इन द कंपनी, लेकिन कुछ हमें नहीं मिला। तो अम्मी ने फ्रॉम स्क्रैच शुरू किया। हम कराची से लाहौर शिफ्ट हुए फ्रॉम स्क्रैच,
और लिटरली इतने पैसे भी नहीं थे कि घर का रेंट दे सकें। सो अम्मी ने काम करना शुरू किया और खुशकिस्मती से मेरी जो फुप्पो हैं, अब्बू की सगी बहन, जिनकी वजह से हम लाहौर शिफ्ट हुए थे, शी वॉज वर्किंग इन द बेस्ट स्कूल इन लाहौर। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, वो लेके गई मुझे और मेरे भाई को कि यू नो एडमिशन के लिए कि लेट्स सी। तो अम्मी गई। सो हर जो एक्सपेंसिव स्कूल होता है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव स्कूल है वो, लाइक वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द कंट्री, ग्रामर स्कूल, तो उनका एक कोटा होता है कंपैशनेट ग्राउंड्स पे स्कॉलरशिप देने का, कि वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन इंटेलिजेंट हैं और उनसे स्कूल को फ़ायदा हो सकता है आपकी ग्रेड एवरेज ऊपर करने के लिए, तो उनको वो ले लेते हैं। तो अब मैं 2.5 साल की थी, आई थिंक 3 साल की थी, एंड वो स्कॉलरशिप मिल गई मुझे। तो खुशकिस्मती से अब बेस्ट स्कूल में मैं और मेरे भाई पढ़ रहे हैं, लेकिन खाने को है नहीं घर में। तो लिटरली ये हाल थे, यू नो, लाइक हैंड टू माउथ टाइप सिचुएशन थी। तो अम्मी ने बहुत मेहनत की और वो भी स्कूल में पढ़ाना शुरू हो गई, एंड फिर भी नहीं पूरे हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि किसी एक नेबर की मदद से किस्तों पे एक वैन ख़रीदी, और उस वैन में जो स्कूल में बच्चे पढ़ते थे उनकी पिक एंड ड्रॉप भी करती थी कि एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएं, फिर ट्यूशन्स भी देती थी शाम को। तो सुबह से रात तक वो सिर्फ काम करती थी और अपने बच्चों के लिए जो टाइम बचता था उसमें को खाना पकाना, घर की सफाई, व्हाटएवर जो हो सकता है। तो मैंने अपने बचपन में अम्मी को बहुत स्ट्रगल करते देखा, और एक टाइम था जब मुझे लगता था कि क्यों, वाई मी, कि क्योंकि मेरे स्कूल में जो दूसरी लड़कियां पढ़ रही थी उनके घरों में बाहर 10-10 गाड़ियां खड़ी होती थीं, और उनके घर में इतना स्टाफ था और बड़े बड़े घर, और ऑफ कोर्स बर्थडेज पे कभी कभार उनके घर भी चले जाते थे। ऑल्दो अम्मी कोशिश करती थी कि हम ना ही जाएं, क्योंकि फिर वो एक महरूमी का एहसास ज़्यादा होगा, बस पढ़ो और घर आओ, पढ़ो और घर आओ। लेकिन मैं एक बहुत सोशल बच्ची थी और मुझे बहुत शौक़ था कि मैं फ्रेंड्स बनाऊं और उनके घर जाऊं, और तो मेरी फ्रेंड्स बचपन से बहुत अच्छी बननी शुरू हो गई। लेकिन उनके ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम अ होम जहाँ पे बेयरली 2 वक्त का खाना मिल रहा है, रेंट हर महीने के रेंट के पैसों का नहीं पता होता था कि कैसे होंगे पूरे, ओके होंगे, हो रहे हैं। सो इट वाज सो टफ, और शुरू के 15 साल इतने टफ थे। लेकिन मेरी जो फ्रेंड्स थी वो आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में तो मैं बहुत कॉन्शियस फील करती थी कि यू नो अब उनकी बर्थडेज़ हैं तो मैं उनको तो एक्सपेंसिव प्रेजेंट्स भी नहीं दे सकती, मैं अपनी दोस्तों को अपना घर कैसे बनाऊं, उनके घर तो इतने बड़े हैं और मेरा घर तो ऐसे, यू नो, होते हैं बच्चों के अपने डिफरेंट नॉट फियर्स, बच्चों के क्या कहेंगे, इनसिक्योरिटी भी नहीं होती, माइंडसेट बन जाते हैं। बस होता है, आपको फीलिंग होती है कि शायद ये मुझे एक्सेप्ट ना करें बिकॉज ऑफ माई फाइनेंशियल सिचुएशन। लेकिन तो फिर मैंने क्या किया कि आई वॉज अ वेरी हाई परफॉर्मर, हाई अचीवर, कि मैं इम्प्रेस करूं लोगों को कि मैंने पढ़ाई में भी अच्छा रहना है और मैंने सारी एक्टिविटीज़ भी करनी है और मैंने खुश भी रहना है। एंड आई वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट चाइल्ड। और देख मतलब ऊपर से, अंदर तो अपनी फीलिंग्स पता थी। सो कि मैं इतनी पॉजिटिव रहूँ सबके लिए कि दे शुड वांट टू हैव मी ऑल द टाइम, यू अंडरस्टैंड? कि बस वो कहें कि वाओ ये कितनी अमेजिंग बच्ची है, तो हम मुझे एक्सेप्ट कर लें सब। आई थिंक अंदर मेरे यही था। आई थिंक अब मैं जब रिफ्लेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं इतनी खुश रहती थी कि लोग कहते थे को इतना खुश कैसे रह सकता है हर वक्त। सो आई यूज्ड टू जस्ट बी वेरी हैप्पी, बट देयर वाज सो मच गोइंग ऑन एंड सो मच इनसाइड मी। खैर आहिस्ता आहिस्ता मेरी वो जो फ्रेंड्स थी वो बहुत मेरे क्लोज हो गई, बेस्ट फ्रेंड्स बनी। अब भाई अब ओ लेवल्स किए, ए लेवल्स किए, यही फाइनेंशियल सिचुएशन थी, सबके घरों में फ़ोन है, मेरे घर में फ़ोन भी नहीं है, लाइक लिटरली वो नहीं, कुछ भी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो रही थी। एंड लेकिन मेरी अम्मी ने कोशिश की कि मेरे बच्चे हर किस्म की एक्टिविटी करें। कोई ड्रामा कंपटीशन होता था, कोई आर्ट कंपटीशन होता था, कुछ भी होता था, मैं सब करती थी, सब कर रही होती थी। एंड थिएटर में कर रही हूँ, म्यूज़िक में सीख रही हूँ, डांसिंग में सीख रही हूँ, पपेट्स, ये वो।
खैर ले दे के ए लेवल्स हुए, ए लेवल्स किए, बेस्ट ग्रेड्स आए मेरे ओ लेवल्स में। आई गॉट 6 A's एंड 2 B's अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अच्छा अम्मी को बहुत डर लगता था कि भाई अब इतनी सारी चीज़ें कर रही है तो पढ़ाई में को इफ़ेक्ट आ जाएगा। फिर मैं गई आर्ट कॉलेज NCA, वहाँ पूरी कोशिश की मेरी अम्मी ने कि मैं बस सिर्फ अपनी पेंटिंग पे फोकस करूँ और कुछ नहीं करना। लेकिन मैं एक रिबेलियस बच्ची थी हमेशा से, तो मैंने कहा नहीं मैंने तो सब करना है। म्यूज़िक सोसाइटी भी ज्वाइन करनी है, ड्रामा सोसाइटी भी ज्वाइन करनी है, पपेट्री भी करनी है, सब करना है और टॉप ऑफ द क्लास भी होना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 years टॉप ऑफ माई बैच होती थी। आई डोंट नो हाउ, आई एम वेरी ग्रेटफुल। होती थी, प्रिंसिपल्स ऑनर लिस्ट पे थी और फिर मैंने साथ साथ काम भी करना शुरू कर दिया। तो मैंने अम्मी को कहा अब आप रेस्ट करें, आई विल स्टार्ट वर्किंग। सो फिर मैंने काम करना शुरू किया आफ्टर ग्रेजुएशन, वाइल इन कॉलेज एक्चुअली। एक ड्रामा था कॉलेज जीन्स, मैं बोलने वाली थी, I was about to say कॉलेज that. जीन्स में काम करना शुरू किया। वो इट केम टू मी, यू नो, पेंटिंग्स करती थी, म्यूरल्स बनाती थी, शॉप्स में म्यूरल्स बना रहे हैं, लोगों के लिए पेंटिंग्स बना रहे हैं एक्स्ट्रा मनी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट भी कर लिया। उसके बाद एक्टिंग शुरू की बिकॉज इट वाज कमिंग टू मी। एंड आहिस्ता 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 हमारे हालात एंड ऑफ कोर्स अम्मी की मेहनत, उन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ के एक छोटा सा प्लॉट लिया, फिर उन्होंने घर बनाया, फिर भाई ने कॉलेज शुरू किया। तो इस तरह हम तीनों ने आहिस्ता 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 मेहनत करके और बिल्कुल ऑनेस्टली लाइक मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है कि किसी किस्म की मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन को शॉर्टकट ले लें, पैसे नथिंग। ऑनेस्ट ज़िंदगी, सारे टैक्सेस पे करने हैं, सारा एक मतलब कुछ भी छुपावा नहीं एंड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इस जगह पे हूँ और जब काम भी शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत ट्रॉमास हुए, अब्यूसिव रिलेशनशिप भी हुई, उसके बाद एक्सीडेंट्स हुए और सर्जरीज हुई, तो बहुत कुछ हुआ। बट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, क्योंकि वो स्ट्रेंथ जो ये सब करके आई वो आपको एक कंफर्टेबल ज़िंदगी में शायद ना आए, मुझे ये लगता है। True. तो अब मुझे समझ आई है कि व्हाई वाज आई चोजन टू गो थ्रू ऑल दीज हार्डशिप्स टू मेक मी हु आई एम। सो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने जर्नी के लिए। सो बस ये शेयर करने का रीज़न ये था कि तुम लोग भी ज़रा खुल के शेयर करो कि आसान नहीं होता। दिखने में जो लगता है कि अभी सो ग्लैमरस, आपकी तो बड़ी आसान ज़िंदगी होगी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आसान है, बहुत बहुत आसानियाँ दी हैं अल्लाह ताला ने, बहुत आसानियाँ माशाल्लाह। लेकिन मुश्किलात से डरना नहीं चाहिए और भागना नहीं चाहिए। सो जब टाइम्स मुश्किल होते हैं, नीयत अपनी सही रखनी चाहिए और पेशेंस से बस ये सोचना चाहिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। बस अल्लाह ताला ने जो आपका जर्नी सेट की अच्छे के लिए की। तो शराज आप बताएं, आपकी ज़िंदगी में कौन सा मुश्किल कोई टाइम आया या जिसने आपको चेंज किया है या आपने सीखा अपने बारे में कुछ? जी बिल्कुल। मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हमारे यहाँ शुरू से ही जो है वो मेरे वालिद साहब जो है जब उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था, मेरे वालिद साहब का भी बैकग्राउंड थोड़ा सा ऐसा था कि वो यहाँ मतलब जब पैदा हुए थे तो उनके वालिद ने अपनी बहन को दे दिया था। तो मगर जब उनकी अपनी औलाद हुई तो वो वालिद साहब पे बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट हो गया, उनको मारना पीटना। तो मेरे वालिद साहब का जो वो था बचपन वो बहुत तकलीफ देता। तो जब वो मतलब मेरे वालिद साहब सिर्फ 18 साल के थे और मेरी अम्मी शायद सिर्फ 13 साल की थी जब उनकी शादी हो गई थी। 13 साल की थी अम्मी? हाँ, तो वो इतनी जल्दी शादियाँ हो गई थी इन दोनों की। तो मेरी अम्मी ने कभी भी पढ़ा नहीं और मेरे वालिद साहब ने सिर्फ और सिर्फ इंटर किया था और वो भी अपनी मर्जी से, क्योंकि वो घर से बाहर ही रहते थे। क्योंकि जब वो घर जाते थे उनको किसी भी चीज़ पर इल्ज़ाम लगा के उनको मारा पीटा जाता था, तो उनका बचपन बहुत तकलीफ देता। तो हाँ, तो जब वो अपना फिर उनकी शादी हो गई तो दोनों को कुछ पता नहीं था कि करना क्या है, कहाँ जाना है, किधर जाना है। तो उन्होंने बहुत एक छोटे सा कराची में एक एरिया था लालू खेत, सबने सुना है उसके बारे में, वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी है ना। और फिर मेरे जो है वो एक बड़े भाई
फिर मेरी दो बहनें थीं बड़ी, और फिर मैं था, और फिर छोटी बहन थी। तो इसी तरीके से बस वो मेरे अब्बू की जो नौकरी थी वो एक बड़ी कंपनी में लग गई थी, और वो वहाँ पे फ़ोटोकॉपियर थे। और वो बताते थे हमें कि मैंने वहाँ पे 9-9 घंटे 10-10 घंटे जो है वो खड़े होकर फ़ोटोकॉपी करता था, बैठने की भी जगह नहीं थी। तो वो जर्नी उनका वहाँ से स्टार्ट हुआ, और बस उनकी एक कोशिश रही ज़िंदगी भर के हलाल कमाना है और हलाल खिलाना है, बस चाहे कम खाओगे बेटा मगर हलाल खाएंगे। तो वो जब वो जर्नी बढ़ती गई तो हमारी अम्मी ने हमें सिर्फ एक ही चीज़ सिखाने की पूरी तरीके से कोशिश करी कि बेटा पढ़ाई करनी है। और वो पढ़ाई कराते कराते हम जो मतलब वो कभी वो एग्रेसिव होती थी, और हमें हमारी अम्मी ने बहुत सख्त सज़ाएं देती थी हमें। तो वो सख्त सज़ा की वजह सिर्फ ये थी कि वो हमें पढ़ाते पढ़ाते इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी, क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ा था ना, तो कहती थी तुम्हें भी कमी ना रह जाए, है ना। तो हमें इसलिए मारती थी, मेरी अम्मी एग्जैक्टली ऐसी थी, वो हमें इसलिए मारती थी कुछ कर ले जिंदगी, बस कुछ कर लो ज़िंदगी में ना। तो वो चीज़ हमें इतनी ज़्यादा हमारे अंदर आती गई। मेरे बड़े भाई जो हैं वो उन्होंने भी वो चीज़ गुजारी एक टाइम वहाँ पे। फिर जब मेरी बड़ी बहन वो थी उन्होंने भी गुजारा। फिर जब मैं आया और जब मुझ पे वो टाइम आया तो आई वॉज इन क्लास 8 एट दैट टाइम, जब मेरे वाले साहब की नौकरी ख़त्म हो गई थी। और हम लोग 5 बहन भाई थे और घर चल रहा था, सब पढ़ रहे थे, है ना। तो मेरे बड़े भाई मुझसे 5-6 साल बड़े थे, तो उन्होंने भी वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने भी अपनी ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट की कि घर तो चलाना है, कुछ करना ही है। तो अम्मी ने भाई को बोला, क्योंकि बड़ा था वो मेरा। और फिर जब मैंने देखा बड़ा भाई कर रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं 8 में था मगर मैं 9 में जाने वाला था। तो मुझे पता था कि 9 में ट्यूशन्स पढ़नी होती हैं, मुझे भी लेनी होगी ट्यूशन्स वगैरह, स्कूल तो जाता ही था। तो फिर मैंने 9th के अंदर मैंने भी ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दी। अमेजिंग, है ना। और मुझे आज भी याद है कि जिस बच्ची को मैंने ट्यूशन पढ़ाई थी अपने अपार्टमेंट में, उस पर पहली जो मुझे सैलरी मिलती थी वो 700 रुपये मिलती। तो 700 रुपीज़ में अर्न कर रहा था उस वक्त। तो 9 से बड़ी अमाउंट थी उस टाइम। हाँ, तो 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और यूनिवर्सिटी के 5 साल मैंने 11 साल ट्यूशन्स पढ़ाई। और इस पूरे 11 साल के टेन्योर के अंदर मैंने अपने घर से 1 रुपया नहीं लिया। और फिर इतनी आदत हो गई थी कि अगर सिर्फ ईद के ईद एक शूट बनता था, और उसके दरम्यान में अब्बू की फिर नौकरी लगी 5 साल बाद। 5 साल अब्बू घर पे बैठे रहे, और 5 साल तक भाई और अब्बू जो कुछ भी करते रहे छोटा मोटा, फिर किसी से कुछ किया, मगर सब कुछ जो भी था वो सब हलाल की फॉर्मेट में आता था हमारे घर पे। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, ख़ानदान में किसी को नहीं पता था कि हम लोग सिर्फ एक टाइम का खाना खा रहे थे, है ना। तो घर हमारा माशाल्लाह अम्मी बहुत साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती थी, बहनें सब लोग। तो इस पूरे टेन्योर में फिर भाई ने मैंने जो है वो अपनी 11-12 साल ट्यूशन्स पढ़ाई। यूनिवर्सिटी की सारी फीसेस खुद पे करता था, कोशिश करता था, भाई मेरी सपोर्ट करता था काफ़ी हद तक, और जो कुछ मैं अपना खर्चा था वो खुद सारा उठाता था। तो पेरेंट्स पे कभी भी लोड नहीं डालने दिया उस तकलीफ़ का। और जब मैं खुद बाहर पढ़ने के लिए गया तो मैंने अपना ही एक प्रोजेक्ट किया, और उससे पैसे जमा करके आधे पैसे मैंने इंग्लैंड के लिए मास्टर्स करने जब गया, क्योंकि मैं NID से ग्रेजुएट हुआ था, तो इंग्लैंड का जो मास्टर्स करने गया मैंने आधे पैसे अपने खुद पे किए। ठीक है ना। और फिर अबू ने मुझे बोला कि बेटा मेरे पास सिर्फ 75,000 रुपये हैं, मैं तुझे टिकट के पैसे दे रहा हूँ, वहाँ जाके क्या करोगे मुझे नहीं पता। जब मैं इंग्लैंड पहुँचा तो मैं इंग्लैंड में 2 दिन मतलब एक दिन जब पहुँचा वो, और एक रात मैंने एयरपोर्ट से बाहर निकल के मेट्रो स्टेशन पे गुजारी, क्योंकि मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है ना। मुझे फिर पुलिस वाले आ जाते हैं, तो वो पुलिस आ गई थी, एंड दे वर लाइक के क्या होमलेस है, होमलेस हो क्या हो। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरा जो बंदा जिसके पास जाना है वो फ़ोन ऑफिस का। फिर इत्तेफाक से उसका फ़ोन लगा, वो कह रहा है मैं जॉब पे था 12 घंटे की, तो इसलिए फ़ोन मेरा बंद था। खैर मैं पहुंचा तो मैंने वहाँ पे बाथरूम्स तक धोए इंग्लैंड में। मैं बताता था इन लोगों को कि मैंने वॉशरूम्स क्या कमोड्स, ये कहते हैं ना यार कमोड साफ़ हुआ भाई, ये हुआ भाई, गंदा है यार जाके साफ़ कर लो। यकीन करें इन लोगों के वॉशरूम जो बोलते थे, मैं अक्सर जाता था, मैं टिश्यू पेपर लेके साफ़ कर लेता हूँ क्या, और देख के मैं हाथ धो लेता हूँ, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क देयर लाइक दिस। मैं वहाँ पे वेटर बना। पता नहीं लोगों की क्यों बाथरूम धोने बुरे क्यों लगते हैं। मैं तो अभी तक धोती हूँ, क्लीनस क्लीन होता है। मैं तो शूट्स पे जाके पहली चीज़ बाथरूम धोती हूँ। तो मैंने वो किया, मैं वेटर वहाँ एज अ वेटर काम किया। मैंने 11 घंटे की नाइट शिफ्ट करी वहाँ पे एक रेस्टोरेंट के अंदर। मैं रात को जाग के होटल की वो करता था, और वहाँ पढ़ता था रात को मैं, और सुबह वहीं से यूनिवर्सिटी जाता था। मेरा लॉन्गेस्ट जागने का जो टेन्योर था, मैं 42 घंटे नॉन स्टॉप जागा हूँ। नॉन स्टॉप 42 होता है, 42 आवर्स नॉन स्टॉप जागा मैं। काम, फिर नाइट शिफ्ट, फिर यूनिवर्सिटी, फिर काम, फिर नाइट शिफ्ट।
तो वो जब Look at where you are now. हाँ, देखो। तो अब माशाल्लाह से जब मैंने इतना कुछ जर्नी किया अपना, तो हमेशा से एक ख्वाहिश दिल में रहती है। फिर यहाँ पाकिस्तान आके भी मैंने डिफरेंट कंपनीज़ में काम किया एज एन आर्किटेक्ट, एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर, और आज तकरीबन कोई 2019 से लेके 2025 तक मैं आज अपनी कंपनी का ओनर हूँ, है ना, अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ, क्या बात है। ठीक है ना। और सारे आर्किटेक्ट, सारे डिज़ाइनर्स, सब लोग, मैं डिफेंस में मेरी अपना कंपनी है, Amazing. तो अल्लाह का शुक्र है, डिज़ाइनर एलीट के नाम से मेरी अपनी कंपनी है। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत नीचे से स्टार्ट किया, तभी मुझे एक एक पैसे की कदर है, अपने हलाल पैसे की कदर है, मैं उसको डिवैल्यू नहीं करता। और मैं लोगों को इसका लेसन भी देता हूँ कि यार जितना मिल रहा है, और मैंने हमेशा ग्रैटिट्यूड बहुत शो किया, बिल्कुल। मैंने इतना अल्लाह का शुक्र अदा किया, और मैं हमेशा अपने से नीचे देखता हूँ। यू नो जो भी आप ज़िंदगी में करते हैं उसकी एनर्जी आपके घूम फिर के आपके पास आती है। आप जो हलाल कमाएंगे आपके पास रहेगा, जो नहीं है आपकी किस्मत का वो जाएगा आपके हाथ से। बिल्कुल जाएगा। यू नो इतने मज़े की मुझे एक बात याद आ रही थी कि मेरे पूरे बचपन हमारे पास कपड़े नहीं होते थे, इतने पैसे नहीं थे कि नए कपड़े खरीदें, तो ईद पे बनते थे और हैंड मी डाउन्स, कज़न्स के, फ्रेंड्स के हैंड मी डाउन्स पहनते थे। और अब आके जब मतलब मैंने काम शुरू किया, इतने कपड़े होते हैं, दुनिया का हर डिज़ाइनर, हर मुल्क का हर डिज़ाइनर यू नो आपको मुझे कपड़े दे रहा है। एंड मैं कहती हूँ कि एक वो टाइम था जब एक मतलब आउटफिट नहीं खरीद सकते थे, एंड नाउ आई हैव ऑल द क्लोथ्स इन द वर्ल्ड एट माई डिस्पोजल। और कितनी ये मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि अब चाहिए ही नहीं, अब चाहिए ही नहीं, नहीं भाई नहीं चाहिए, पहन लिए वापस कर दिए, चाहिए ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। सो मकसद ये है कि हार्ड टाइम्स के बाद यू नो उसका फल मीठा होता है। अच्छा, अब और कौन शेयर करना चाहेगा? मैं फोर्स नहीं करूँगी किसी को कि भाई कुछ बोलना है, बताना है। एनीबडी हु वांट्स टू टॉक अबाउट समथिंग? उमर? माज आप पहले। अच्छा माज, हाँ बताओ। जरूरी नहीं है कि अपने बचपन का बताओ, नहीं, कोई भी ओवरऑल चीज़। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब आँख खोली थी ना, तो मैं बहुत, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और जब मैंने आँख खोली थी तब भी मैं उस टाइम पे बहुत वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता था। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की पीस के लिए और पाकिस्तान के लिए मेरे जो दादा थे उनका बहुत बड़ा हाथ था। इवन स्टिल माय फादर इज़ डूइंग समथिंग, मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके पीस के लिए मेरे वालिद साहब अभी भी बहुत मेहनत करते हैं और काम करते हैं। माय ग्रैंड फादर वाज अ म्यूज़िक डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। तो जितने भी मिली नगमे आपने सुने होंगे उस टाइम पे, तो वो चीज़ें जो है वो मेरे दादा ने करी थी। एक ऐसा टाइम था कि बंदा इंसान नीचे से ऊपर जाता है ना, तो वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेता है, वो अपने आप को सॉर्ट कर लेता है। मेरा बीच में ऐसा टाइम था कि मेरी फैमिली वहाँ थी, और उसके बाद वो एकदम से ना बिल्कुल डाउनफॉल आ गई। ऐसा डाउनफॉल था कि मैं फाइनेंशियली भी था, बहुत सारी चीज़ें थी कि मेरे घर में स्पोर्ट्स कार होती थी, गाड़ियाँ थी, घर थे, सब गॉन, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ। और वो टाइम बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए। उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज़ मैं उस वक्त तक मेरे अब्बा से मैं जो बोलता था तो मैं वो उनसे ले लेता था। एक टाइम ऐसा है, मैं अपने अब्बा से पैसे लेने गया कि मुझे ना ये चीज़ चाहिए, बिकॉज़ मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है। मैं छोटा था उस वक्त, इतना भी छोटा नहीं था, लेकिन समझ थी। तो मेरे वालिद साहब ना मुझसे नज़र नहीं मिला पा रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि यार ये मतलब वो बंदा जो मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे बोलता था कि हाँ ये लो, वो मुझसे नज़र नहीं मिला पा रहे थे। वो दिन था, मैंने ठान लिया था कि आपके अंदर हमेशा कोई ना कोई चीज़ होती है, हम सुस्ती करते हैं, लेकिन आपके अंदर वो पावर होती है कि आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे अब्बा ने साथ साथ मेहनत की, वापस से स्क्रैच से चीज़ें दोबारा उठाई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन उसके साथ रहते हुए भी मैं एक सेल्फ मेड खुद से बना के मैंने बहुत मेहनत करी। मैं पहले बहुत ज़्यादा मोटा हुआ करता था, वो मेरे को पता है, तो मुझे मॉडलिंग का बहुत शौक़ था। मैंने अपनी ग्रूमिंग पे काम किया, मैंने अपने बात करने के तरीके पे काम किया। मुझे बात करना भी नहीं आती थी, एक कहते हैं ना, थोड़ा लगता था कि यार बहुत ज़्यादा जाहिल है,
लेकिन मुझे बात करनी भी नहीं आती थी। मैंने अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे काम किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। उस पे काम किया। और उसके बाद मैं मॉडलिंग में गया तो मुझे किसी ने बोला कि यार आप बन नहीं सकते, बिकॉज माई हाइट इज़ लाइक 5'9" और समथिंग, तो दे लाइक कि आप बन नहीं सकते। आई वाज लाइक नहीं, ये जो माइंड सेट है ना लोगों का, ये मैं चेंज करना चाहता हूँ। स्टीरियोटाइप, हाँ। नाउ अब ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम करता हूँ कि यू कैन सी माई बिलबोर्ड इन कराची। आप इंस्टाग्राम पे कहीं भी, एवरीबडी नोज़ अबाउट मी कि मैंने बहुत मेहनत करी इस चीज़ में। फिर मैंने अपना क्लोथिंग ब्रांड शुरू किया, वो भी गिर गया, फिर दोबारा से शुरू किया। तो मेरी लाइफ लोगों को खैर बहुत नज़र आती है, मेरे दोस्तों को भी बहुत नज़र आती है कि बहुत आसान है, क्योंकि मैंने कभी शो नहीं कराया। लेकिन उस हर किसी की लाइफ में मुश्किलात होती हैं, लेकिन मैंने वो टाइम इस तरीके से फेस किया था बिकॉज वो उन चीज़ों का मैं आदी नहीं था, बिल्कुल भी आदी नहीं था कि यार ये चीज़ मेरे साथ भी हो सकती है। तो मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हर इंसान के अंदर, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला भी हो, वो सिर्फ ये ना सोचे कि यार मैं यही काम कर सकता हूँ। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे स्किल्स हो सकते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखे इंसान में और एक स्किलफुल इंसान में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बिल्कुल। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप कभी भूखे नहीं मर सकते, और किसी भी मौके पे आप अपने आप को उठा सकते हो। Absolutely. तो मेरी नज़र में ज़्यादातर आपको अपनी अंदर की जो स्किल्स हैं उसको पहचानना चाहिए, और इससे आपको मिसाल हासिल करनी चाहिए इस चीज़ में। Thank you.